Hello everyone, good evening. Welcome back to my channel. I am Manvi is here to teach you economics in the easiest manner. तो कल की वीडियो में वी हैव completed our 4 टॉपिक्स. ठीक है, आज रिमेनिंग 3 टॉपिक्स जो बचते हैं हमारे इस चैप्टर में वो कंप्लीट कर लेंगे. जी हाँ, ये छोटे छोटे से जो टॉपिक्स दिख रहे हैं यही हैं वो टॉपिक्स. इनके बारे में हम पढ़ाई करके उसके बाद आपका चैप्टर नंबर हो जाएगा बिल्कुल कंप्लीट. ठीक है, तो देखा आपने मतलब कितनी ईजिली हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है विद इन 2 वीडियोज़ ओनली. तो आप अगर रोज़ थोड़ा थोड़ा सा टाइम इसी तरीके से डिवोट कर देंगे तो यू विल नॉट बी टेंस्ड कि मेरा इकोनॉमिक्स का सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा कैसे नहीं होगा. सब हो जाएगा, बस आपको थोड़ी सी कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होगी. तो कल जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि मेनली हम इस चैप्टर में 3 सेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और फॉरेन ट्रेड. एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल ट्रेड के बारे में वी हैव स्टडीड येस्टरडे. आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ हमारे फॉरेन ट्रेड के बारे में कि फॉरेन ट्रेड कैसा था क्या था. इसके बारे में भी हम बेसिकली सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, बट फिर भी आज एक बार और अच्छे से पढ़ लेते हैं. इसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स. एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स में किसकी बात हो रही है? हम इंडियंस की बात हो रही है कि हम इंडियंस क्या बनकर रह गए थे उस वक्त. सिर्फ और सिर्फ हम प्राइमरी प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्टर थे और इम्पोर्टर थे फिनिश्ड गुड्स के, जो कि लार्ज क्वांटिटी में हम लोग कर रहे थे. कहने का मतलब ये है कि आप समझिए, सपोज़ हम किसी को लकड़ियाँ बेच रहे हैं और लकड़ियाँ बेचने के बदले हम उनसे क्या ले रहे हैं? बदले में सोफ़ा ख़रीद रहे हैं. ठीक, तो लकड़ियाँ जो हम बेचेंगे वो हम बेचेंगे, सपोज़ 10 रुपये की एक लकड़ी बेची, और जो सोफ़ा बनकर आएगा उससे, वैसे एक लकड़ी से सोफ़ा बनेगा नहीं, बट जस्ट एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है कि जो सोफ़ा बनकर आएगा वो सपोज़ 10 रुपये के बदले में आपको 100 रुपये उस सोफ़े के बदले में देने पड़ रहे हैं. तो ये काम हमारे इंडियंस करने लग गए थे कि हमने प्राइमरी प्रोडक्ट्स अपना सारा दे दिया था ब्रिटिशर्स को और उनसे हम फिनिश्ड गुड्स इंपोर्ट करते थे. नेक्स्ट है मोनोपोली कंट्रोल. अब ये मोनोपोली कंट्रोल क्या होता है ये समझने से पहले यू शुड नो द मीनिंग ऑफ मोनोपोली. मोनोपोली क्या होता है? ये एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब है कि द कंट्रोल ऑफ सिंगल यूनिट. किसी भी चीज़ पर जब किसी एक सिंगल यूनिट का कंट्रोल होता है उसे हम नाम दे देते हैं मोनोपोली कंट्रोल का. ये मोनोपोली कंट्रोल किसने करा था? जी ब्रिटिशर्स ने किया था. किस पर किया था? इंडियंस पर किया था और उनके ट्रेड्स पर किया था. क्यों किया था? पॉलिसी डिस्क्रिमिनेट करके, टैरिफ पॉलिसीज़ को डिस्क्रिमिनेट करके उन्होंने सारा का सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था. क्लियर है? थर्ड पॉइंट है सरप्लस ट्रेड. सरप्लस ट्रेड थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि जब मैं क्लास में भी ये टॉपिक पढ़ाती हूँ तो कई बार स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन आ जाता है कि मैम ब्रिटिशर्स इंडिया में थे, ब्रिटिशर्स इंडिया में रहकर काम कर रहे थे, अगर वो कुछ एक्सपोर्ट भी करते थे तो वो इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट जाता था, उसके बदले में पैसा भी आता था, तो हमें फ़र्क क्यों पड़ा? पैसा चाहे इंडियंस कमाए चाहे ब्रिटिशर्स कमाए, लेकिन पैसा आता तो इंडिया में ही था, फिर भी इंडिया की इकोनॉमी क्यों स्टेगनेंट हो गई थी? ये क्वेश्चन अच्छा है. स्टेगनेंट इसलिए हो गई थी क्योंकि जो पैसा आता था एक्सपोर्ट के बदले में वो पैसा इंडिया के लिए या इंडियंस के ऊपर नहीं लगाया जाता था. वो पैसा सारा का सारा भरकर लेकर चले जाते थे ब्रिटिशर्स. कहाँ? अपने देश. ठीक है, तो पैसा कमा इंडिया से रहे थे, खोखला इंडिया को कर रहे थे, उससे जो सरप्लस होता था, उससे जो प्रॉफिट होता था, वो प्रॉफिट वो ले जाते थे अपने देश में और वहाँ जाकर अपने देश का डेवलपमेंट करना शुरू कर देते थे. ठीक है, ये बात हुई आपकी फॉरेन ट्रेड की. उसके बाद आपका टॉपिक आ जाता है डेमोग्राफिक प्रोफाइल. डेमोग्राफिक प्रोफाइल समझने से पहले आपको पता होना चाहिए डेमोग्राफिक का मतलब क्या होता है. डेमोग्राफिक एक सब्जेक्ट भी है. जब आप बड़े हो जाओगे, मतलब थोड़ा सा और बड़े हो जाओगे और इकोनॉमिक्स में आप चीज़ें और डीपली पढ़ोगे तो वहाँ पर आपका एक सेपरेट सब्जेक्ट आ जाता है डेमोग्राफिक इकोनॉमिक्स करके. यहाँ पर डेमोग्राफिक का मतलब होता है कि जब आप किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन के बारे में डीप स्टडी करते हैं. पॉपुलेशन के बारे में कैसे स्टडी होती है कि किसी कंट्री में कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं, किसी कंट्री में कितने बूढ़े हैं, कितने जवान हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ हैं, कितने जिंदा हैं, कितने मर गए हैं. इन सारी चीज़ों के बारे में जब हम पढ़ाई करते हैं तो उसे हम कहते हैं डेमोग्राफिक प्रोफाइल. 1947 के वक्त हमारी कंट्री का डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसा था वो देखिए. सबसे पहला पॉइंट है हाई बर्थ एंड डेथ रेट. हमारी कंट्री का हाई बर्थ रेट था और हाई ही डेथ रेट था. मतलब बच्चे पैदा बहुत तेज़ी से हो रहे थे और उतनी ही तेज़ी से हमारे जो एडल्ट्स थे वो मर भी रहे थे. ठीक है, ये कंडीशन जब किसी भी कंट्री में आ जाती है तो वो कंट्री ऑटोमेटिकली पॉवर्टी की तरफ ही चली जाती है. क्योंकि आप खुद देखिए कि बच्चे पैदा तो हो रहे हैं लेकिन उन्हें पालने वाला कोई नहीं है, उनका पेट भरने वाला कोई नहीं है, तो क्या हालत होगी इकोनॉमी की, है ना. ये दूसरा, ये होता क्यों था? ये इसलिए होता था क्योंकि उस वक्त एजुकेशन की कमी थी, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी है, लो लिटरेसी रेट. एजुकेशन की कमी थी, लोगों में अवेयरनेस नहीं थी, लोगों को नहीं पता था बर्थ कंट्रोल मेथड्स के बारे में और
क्योंकि सैनिटाइजेशन नहीं था, क्योंकि इतनी अवेयरनेस नहीं थी हेल्थ को लेकर, खाने पीने को लेकर, और क्योंकि उस वक्त बहुत ही एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था हमारे जो एक मेजर पोर्शन था पॉपुलेशन का उस पर, तो उसकी वजह से लोगों की डेथ भी बहुत जल्दी होती थी। ठीक है, लो लिटरेसी रेट, जैसा मैंने अभी आपको बताया, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि हमारे जो इंडियंस थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, उनमें नॉलेज की कमी थी। ठीक, क्योंकि स्कूल जाना प्रेफर ही नहीं करते थे, कोई 10 में से 1 बच्चा स्कूल जाता था। थर्ड पॉइंट है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। ये क्या होता है, मतलब जो चिल्ड्रन हमारे 1 साल से पहले पैदा होने के बाद 1 साल से पहले जो मर जाते हैं उन्हें हम नाम देते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का। ये इन्फेंट मोर्टालिटी रेट भी बहुत हाई था 1947 के वक्त, जिस पर अभी हमारी कंट्री ने काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर लिया है। तब 1000 में से लगभग 200 कुछ बच्चे मर जाते थे, लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज हमारी कंट्री ने 1000 में से सिर्फ और सिर्फ 30 या 32 बच्चे ही मरते हैं बिकॉज ऑफ सम रीज़न, जो भी उनके रीज़न होते हैं हेल्थ कंडीशंस की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट है लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब है कि उस वक्त हमारे जो कंट्री के लोग थे, जो नागरिक थे, उनका ऑन एन एवरेज ज़िंदा रहने की जो एज थी वो बहुत कम हो गई थी। क्यों हो गई थी कम? क्योंकि बीमारियां बहुत ज़्यादा थी। मैंने बताया ना, यहाँ पर हाई डेथ रेट था, इस वजह से लाइफ का जो ऑन एन एवरेज उनका एज था वो 30 to 35 ही था। ठीक है, कैन यू बिलीव इट? लेकिन आज हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो 68 तक पहुंच चुका है, यानी कि इसमें भी हमने काफ़ी इम्प्रूव किया है। हमारे लोग अब ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं, जिम जाते हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, इन सारे वजह से, क्योंकि लिटरेट भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, उन्हें पता है उनके लिए क्या अच्छा है और क्या हानिकारक है। 7th पॉइंट आ जाता है आपका ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ये आज का लास्ट टॉपिक है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब आपने कभी बहुत बार फॉर्म्स में देखा होगा, और कई बार आपसे क्वेश्चन भी कर लिया जाता है, व्हाट इज़ योर ऑक्यूपेशन, व्हाट इज़ योर फादर्स ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है काम धंधा जिसमें आप एंगेज होते हो, जिससे आप पैसा कमाते हो। ठीक है, तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर सेम वही चीज़ है कि किसी भी कंट्री के ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना मतलब ये जानना कि कौन सी कंट्री के कौन से लोग किस किस सेक्टर में एंगेज हैं और क्या क्या काम कर रहे हैं। हमारी कंट्री का 72% पॉपुलेशन जो थी वो एग्रीकल्चर में एंगेज थी, 10% इंडस्ट्रियल सेक्टर में एंगेज थी, और रिमेनिंग आप देख लीजिए 82 तो यहीं पर ही हो गई, 17-18% जो हमारी बची वो हमारा टर्शरी सेक्टर में एंगेज था। ठीक है, इस वजह से हमारी क्या हो रही थी, अनबैलेंस्ड ग्रोथ हो रही थी, क्योंकि सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था कि प्राइमरी सेक्टर में इतने लोग लगे हुए थे, सेकेंडरी में कुछ इम्प्रूवमेंट ही नहीं था बिकॉज ऑफ कैपिटलाइजेशन। हमारी कंट्री में कैपिटलाइजेशन नहीं था, तो इन सारी चीज़ों की वजह से हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर भी क्या होने लगा था, मतलब डेवलप हो ही नहीं पाया था। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अनबैलेंस्ड ग्रोथ होने लगी थी कंट्री की। क्लियर? अब इसके बाद हमारे कुछ और टॉपिक्स हैं जो कि आपकी बुक में अगर आप देखो तो मिल जाएंगे आपको, कि मतलब क्या क्या इम्पेक्ट पड़ा था ब्रिटिशर्स के आने से, उनके आने से क्या क्या सही चीज़ें हुई थी। तो सही चीज़ें, एक तो हमारे यहाँ पर रेलवेज़ को इंट्रोड्यूस कराया गया था, वो सबसे बढ़िया चीज़ हुई थी। उसके बाद क्या अच्छी चीज़ें हुई थी कि हमारी कंट्री को थोड़ी सी अकाउंटेबिलिटी सिखाई गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा कि अकाउंट्स कैसे करते हैं, क्योंकि उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता था, तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखी थी। वो मेरे को यहाँ पर लिखकर आपको समझाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं लगा, क्योंकि वो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, अगर आप एक बार बुक से पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आ जाता है कि जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, क्या इसी तरीके से अगर आप पेपर में लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? अगर आपको ये जानना है, देखो ये फ्लो चार्ट्स हैं। ठीक है, मैं आपको फ्लो चार्ट के थ्रू समझाती हूँ टू मेक थिंग्स मोर क्लियर। आप अगर पेपर में ये सेम फ्लो चार्ट ड्रॉ करके आओगे तो हाँ आपको मार्क्स मिलेंगे, बट अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है और आप 5 नंबर में सिर्फ ये फ्लो चार्ट बनाकर आ गए तो आपको 5 नहीं, सिर्फ हार्डली 2 नंबर या 1.5 नंबर मिलेगा। इसके बारे में अगर आपको चाहिए कि आप एक समझना चाहते हैं कि आपको आंसर्स कैसे लिखने चाहिए एग्ज़ाम्स में, तो आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। आज के लिए इतना इनफ है, आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट। थैंक यू।